हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपके लिए इस वीडियो में सहसंबंध, जिसे हम कोरिलेशन भी कहते हैं, के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो टॉपिक वो हमारे महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एमएड सेकेंड सेमेस्टर डाटा एनालिसिस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सब्जेक्ट, जो कि हमारा 4th पेपर है, उसमें शामिल है। साथ ही साथ ये उन सभी कोर्सेज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिसमें स्टैटिस्टिक्स को एज अ सब्जेक्ट शामिल किया गया है, और उसमें भी ये सहसंबंध जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरी इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की नई नई वीडियोस बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं और ले आते हैं। ठीक है, तो हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, कृपया आप भी अपना कर्तव्य पूरा करें, आपसे हमारी यही गुजारिश रहेगी। आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है सहसंबंध, कोरिलेशन। जिस प्रकार से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कुछ संबंध होता है ना, एक परिस्थिति का दूसरी परिस्थिति से संबंध होता है, उसी तरह से एक चर का दूसरे चर से जो संबंध है उसे ही हम सहसंबंध कहते हैं। चूँकि हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में चरों की बात करते हैं, वेरिएबल्स की बात करते हैं। ठीक है, और ये वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल या चर मापन योग्य बिंदु होते हैं ना, जिनका मापन किया जाता है, वही हमारे चर कहलाते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सहसंबंध की सभी बारीकियों को समझेंगे इस वीडियो में। सहसंबंध के कॉन्सेप्ट, उसके अर्थ, परिभाषाएं और प्रकार इत्यादि पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि सहसंबंध से तात्पर्य दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध की स्थापना करना है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उससे आप आगे की चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप एक उदाहरण आप एजुकेशन से ही, शिक्षा से ही संबंधित उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम आपकी बुद्धि का मापन कर रहे हैं, और या फिर ऐसे देखिए कि अगर हम आपका कोई टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, टेस्ट लिया जा रहा है साइंस का। ठीक है, और आपका जो है हम टेस्ट ले रहे हैं मैथमेटिक्स का। ठीक है, साइंस और मैथमेटिक्स में कुछ विद्यार्थी हैं जिनका हमने टेस्ट लिया, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ विद्यार्थी हैं, इनका हमने टेस्ट लिया। मान लीजिए साइंस में कुछ विद्यार्थी, उसने कुछ नंबर पाया, 50 में से मान लीजिए 40 नंबर पाया, मैथ में 42 नंबर पा गया। ठीक है, पहला विद्यार्थी की बात करते हैं। यदि दूसरा विद्यार्थी 35 नंबर पा रहा है, मैथ में वो 38 नंबर पा रहा है। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा और चौथे विद्यार्थी अब इनमें कुछ अपना गणित और साइंस और मैथमेटिक्स में कुछ नंबर पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि साइंस जो कि एक चर है ना, पहला चर है, और मैथमेटिक्स विषय जो कि हमारा दूसरा चर है, इन दोनों चरों में क्या संबंध है। अर्थात जो विद्यार्थी साइंस में नंबर पा रहा है वो मैथमेटिक्स में कितना नंबर पा रहा है। हम देखेंगे कि इन दोनों में संबंध है, दो अलग अलग चरों में कुछ परस्पर संबंध है कि जो व्यक्ति मैथमेटिक्स में अच्छा नंबर पाता है वह अक्सर विज्ञान में भी अच्छा नंबर पाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक विषय की अंकों को या प्राप्तांकों को देखकर हम दूसरे विषय के प्राप्तांकों का अनुमान लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों विषय एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक, तो जब दो चरों के बीच कुछ पारस्परिक संबंध है और वही उसी संबंध को हम कहते हैं सहसंबंध। जब एक चर का प्रभाव दूसरे चर पर पड़े, अर्थात हम ये कहेंगे कि ये दोनों चर एक दूसरे से क्या हैं, संबंधित हैं। ठीक है ना, आगे हम इस पर और भी चर्चा करेंगे। आइए हम आगे की चीज़ों को और समझते हैं।
कि अर्थात जो दो चरों की में जो सहसंबंध की माप है वो हमें क्या बताती है, दो चरों के बीच संबंध की प्रकृति और साथ ही साथ सीमा का भी अध्ययन कराती है। कहने का मतलब कि उन दोनों के बीच चरों की प्रकृति कैसी है, यानी कि एक चर के बढ़ने पर दूसरा चर भी बढ़ रहा है, या फिर एक चर के घटने पर दूसरा चर घट रहा है, या एक चर के बढ़ने पर दूसरा चर घट रहा है ना, या फिर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है दोनों चरों के बीच। तो और ये जो एक चर के घटने पर दूसरे चर पे होने वाला जो परिवर्तन है वह किस सीमा तक है ना, ये भी जो है सहसंबंध हमें बताता है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो भी चीज़ें, जैसे कभी कभी दो समूहों में व्यक्तियों या छात्रों के लिए दो भिन्न भिन्न चरों के साथ घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति का हमें ज्ञान करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सहसंबंध की व्याख्या करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का उसके अधिगम स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर आपको इसकी जानकारी लेनी है तो ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सहसंबंध ज्ञात करना पड़ेगा। सहसंबंध का मतलब जैसे किसी व्यक्ति का बौद्धिक स्तर जो है वह उसके अधिगम को प्रभावित करता है। तो बौद्धिक स्तर एक चर हो गया और उसका अधिगम स्तर जो है वो दूसरा चर हो गया। अब इन दोनों चरों के बीच क्या संबंध है, किस तरीके का संबंध है, यदि उसको हमें जानना है तो हमें सहसंबंध को ज्ञात करना पड़ेगा। वैसे आप आम तौर पे देखेंगे, आप अपने अनुभव द्वारा जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अधिक होता है तो उसके सीखने की क्षमता भी अधिक होती है, सामान्य रूप से ये देखा गया है। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा होगा तो उसके अधिगम की क्षमता भी बहुत अधिक होगी, यानी कि ये दोनों एक धनात्मक रूप से सहसंबंधित हैं, लेकिन इसकी मात्रा कितनी है, बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं जिसकी जितनी ही बुद्धि अधिक होती है वो उतनी ही तेज सीखता है, यानी कि उच्च धनात्मक सहसंबंध इनमें पाया जाता है। इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सहसंबंध का सांख्यिकी विश्लेषण करने के लिए सहसंबंध गुणांक की गणना की जाती है। ठीक है, सहसंबंध गुणांक। अब ये सहसंबंध गुणांक क्या होता है? सहसंबंध गुणांक एक ऐसा मान होता है जो दो चरों के बीच सहसंबंध की मात्रा को, सहसंबंध की सीमा को बताता है। यह एक ऐसा आनुपातिक अंक होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो सहसंबंध गुणांकों की भी गणना हमें करना यहाँ पर सीखना है। आगे आने वाले वीडियोस में हम उसको सीखेंगे। परिभाषाएं देख लेते हैं। किंग के अनुसार, किंग एक सांख्यिकी विद है, उन्होंने कहा है कि सहसंबंध का अर्थ है कि दो श्रृंखलाओं या आंकड़ों के समूह में कारणात्मक संबंध विद्यमान है। ठीक है ना। सहसंबंध का मतलब क्या है? सहसंबंध का मतलब ये है कि दो कोई समूह है और दोनों समूह के बीच एक कारणात्मक संबंध है, यानी कि एक ऐसा संबंध जिसका कोई एक कारण हो, वह संबंध दोनों चरों के बीच उपस्थित है, दो समूहों के बीच या दो श्रृंखलाओं के बीच उपस्थित है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। उसी तरह कॉर्नर कहते हैं, कॉर्नर के अनुसार यदि दो या दो से अधिक चर सहानुभूति में परिवर्तित होते हैं। सहानुभूति का मतलब एक दूसरे से प्रभावित होना। ठीक है, एक दूसरे के साथ की अनुभूति। अगर दो या दो से अधिक चर एक दूसरे के सहानुभूति में परिवर्तित होते हैं या एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जिसमें एक चर में होने वाला परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दूसरे चर में भी परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है, तब हम ये कह सकते हैं कि ये आपस में सहसंबंधित हैं। समझ में आ गया? तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक चर के बढ़ने पर दूसरा चर भी बढ़ता है, या फिर एक चर के घटने पर दूसरा चर घटने लगता है, या फिर ऐसा भी होता है कि एक चर के बढ़ता है लेकिन दूसरा चर उसके साथ साथ घटता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक चर बढ़े लेकिन दूसरा चर में कोई परिवर्तन ही न हो। ठीक है ना। तो इसके आधार पर हमारे जो सहसंबंध हैं वो तीन प्रकार के हो जाते हैं। आगे उसकी हम चर्चा करेंगे। लुन चाउ कहते हैं कि सहसंबंध विश्लेषण चरों के बीच स्थित संबंध अंश को ज्ञात करने का प्रयास करता है। ठीक है, सहसंबंध क्या करता है? विश्लेषण चरों के बीच, माने ऐसे चर जिनका विश्लेषण किया जाना है
है ना, उनके बीच संबंध के अंश को अर्थात संबंध की मात्रा को ज्ञात करने का प्रयास करता है क्या, सहसंबंध। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। तो सहसंबंध का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो कुल मिला के हम एक ही चीज़ यहाँ पर कह सकते हैं कि सहसंबंध से तात्पर्य दो चरों के बीच अंतः संबंध से है, माने उनके बीच आंतरिक जो संबंध है, क्या रिलेशन है ना, इसे ही हम सहसंबंध कहते हैं। तो जैसा कि हमने चर्चा की कि सहसंबंध 3 तरीके के हो सकते हैं। ठीक है ना। आइए वो कौन कौन से हैं उसकी हम चर्चा यहाँ पर कहेंगे। अभी जैसा कि हमने कहा सहसंबंध की कोटि को यानी सहसंबंध की मात्रा को व्यक्त करने के लिए सहसंबंध गुणांक का प्रयोग करते हैं, और एक सांख्यिकीय मान है, इसको हम ज्ञात करने की विधियों को सीखेंगे आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में। ठीक है ना। आइए सहसंबंध के प्रकारों को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर सहसंबंध के अंदर दो चर होते हैं, है ना। एक चर हमारा एक चर और ये हमारा दूसरा चर। एक चर में बदलाव करेंगे तो दूसरे चर में भी कुछ परिवर्तन होगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये संबंधित हैं। अब वो परिवर्तन कैसा है, इसकी प्रकृति के आधार पर हम सहसंबंध को 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको हमने चर्चा की कि एक चर के बढ़ने पर दूसरा चर भी बढ़ सकता है, या फिर एक चर के बढ़ने पर दूसरा चर क्या हो सकता है, घट भी सकता है, या फिर एक चर के बढ़ने या घटने पर दूसरे चर पर कोई प्रभाव ही न पड़े। तो ये 3 तरीके के सहसंबंध हो जाते हैं। आइए उनकी हम चर्चा करते हैं। तो धनात्मक सहसंबंध, सबसे पहला है धनात्मक सहसंबंध, दूसरा है ऋणात्मक सहसंबंध, और तीसरा है शून्य सहसंबंध। तो जैसा कि हमने अभी चर्चा की उसके आधार पर आपने इसका अर्थ अनुमान, मेरे अनुमान से आपने समझ लिया होगा। धनात्मक सहसंबंध क्या होता है, नाम से स्पष्ट है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर इसको और चित्रों के माध्यम से हम समझेंगे। धनात्मक सहसंबंध क्या होता है। जो धनात्मक सहसंबंध होता है, यदि हमारे पास एक चर है, ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल है और एक दूसरा वेरिएबल है, ठीक है ना। यदि पहले वाले चर में या वेरिएबल में वृद्धि होने पर दूसरा वाला वेरिएबल भी बढ़े, ठीक है, या फिर एक चर में या एक वेरिएबल में कमी होने पर दूसरा वेरिएबल भी उसी अनुपात में घट जाए, तो इसे हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक चर में वृद्धि हो रहा है तो दूसरे चर में भी वृद्धि हो रही है, एक चर में कमी हो रहा है तो दूसरे चर में भी कमी हो रहा है। हम देख रहे हैं यानी कि इन दोनों ही चरों में एक साथ परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो एक साथ हो रहे हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। ठीक, अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब चूंकि इसमें दोनों चरों में एक साथ परिवर्तन हो रहे थे, ऋणात्मक चर ऋणात्मक सहसंबंध ठीक उसका विपरीत हो जाएगा। कैसे, इस प्रकार ऋणात्मक जो सहसंबंध है, इस प्रकार के सहसंबंध में भी 2 चर होते हैं, किंतु इसमें यदि एक चर में वृद्धि हो रही हो और दूसरे चर में ठीक उसी के साथ कमी हो रही हो, ठीक है, यदि एक चर में वृद्धि हो लेकिन उसी के साथ दूसरे चर में क्या हो, कमी हो जाए, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे ऋणात्मक सहसंबंध। जैसे पहले चर में वृद्धि हो रही है तो दूसरे में क्या हो जाए, कमी हो जाए, उल्टा हो गया ना। इसी तरह से यदि पहले चर में कमी हो रही हो तो दूसरे चर में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए उसी के साथ, तो इसको हम ऋणात्मक सहसंबंध कहेंगे। ठीक, बात समझ में आया ना। तो धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शून्य सहसंबंध की। शून्य सहसंबंध क्या है। शून्य सहसंबंध ऐसा सहसंबंध है कि यदि दिए गए 2 चरों में किसी एक चर में बदलाव करने पर दूसरे चर पर इसका कोई विशेष प्रभाव न पड़े, ठीक है, तो इसे हम शून्य सहसंबंध या जीरो कोरिलेशन कहते हैं। समझ में आया। ये कोई कठिन चीज़ नहीं है, उदाहरणों के माध्यम से अगर समझे, एक उदाहरण ले लेते हैं फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि एक विद्यार्थी, हमने इस पहले उदाहरण लिया था, इसके पहले भी फिर से ले लेते हैं कि एक विद्यार्थी के प्राप्तांक हैं साइंस में और दूसरे मैथमेटिक्स के प्राप्तांक हैं। ठीक है, तो साइंस के प्राप्तांकों में वृद्धि हो रही है और मैथमेटिक्स के प्राप्तांक में भी वृद्धि हो रही है। दूसरा, मान लीजिए दूसरा कोई विद्यार्थी, उसके भी साइंस के प्राप्तांक में वृद्धि हो रही है, तो मैथ के प्राप्तांक में भी जो है वो वृद्धि हो रही है।
ठीक है, अर्थात यहाँ पर कौन सा सहसंबंध पाया जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जा रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है ना, मैथमेटिक्स का उसका मार्क्स है और यहाँ पर हिंदी का मार्क्स है। ठीक है, मैथमेटिक्स के मार्क्स में पहले जो व्यक्ति है उसकी तो वृद्धि हो रही है। ठीक है, लेकिन वही पहला व्यक्ति का जो हिंदी में मार्क है वो कम हो रहा है ना। दूसरा कोई विद्यार्थी है, उसके मैथमेटिक्स का मार्क तो जो है कम आ रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हिंदी के मार्क्स में वृद्धि आ रही हो। समझ में आया? तो ये क्या हो रहा है, ये सब हम देख रहे हैं कि एक के मार्क्स में वृद्धि, ठीक उसी के साथ दूसरा जो विषय हिंदी है उसके मार्क में कमी आ जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ऋणात्मक सहसंबंध पाया जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आया। शून्य सहसंबंध की बात करें, शून्य सहसंबंध का मतलब कि ठीक है, तो शून्य सहसंबंध की बात करते हैं। आइए, शून्य संबंध का मतलब क्या है, यदि किसी एक चर में होने वाले परिवर्तन का किसी दूसरे चर पर कोई स्पष्ट प्रभाव न पड़े, कोई फिक्स न हो कि वो दूसरा वाला चर में बदलाव किस तरीके से होगा, तो इसे शून्य सहसंबंध कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स का मार्क है और जो है जियोग्राफी का, मान लीजिए सोशल साइंस का मार्क है जियोग्राफी का, तो हो सकता है कि कोई विद्यार्थी मैथमेटिक्स में अधिक नंबर पा रहा है, जियोग्राफी में कम पा रहा है ना। हो सकता है कोई दूसरा जो विद्यार्थी है वो मैथमेटिक्स में अधिक पा रहा हो तो जियोग्राफी में भी अधिक पा रहा हो, है ना। मैथमेटिक्स में कम पा रहा है तो जियोग्राफी में भी कम पा रहा है कि नहीं। मैथमेटिक्स में अधिक पा जा रहा है, जियोग्राफी में कम पा जा रहा है, ठीक है कि नहीं, या अधिक पा जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि विद्यार्थियों का मैथमेटिक्स और जियोग्राफी में कोई स्पष्ट संबंध नहीं पाया जा रहा है, तो इसे हम शून्य सहसंबंध कहते हैं। इस तरीके का दो चर में अगर इस प्रकार से बदलाव हो कि एक चर में कुछ बदलाव किया जाए तो दूसरे चर में कोई निश्चित जो है बदलाव न हो, है ना, वो अधिक भी हो सकता है या घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है, कोई फिक्स चेंज जो है वो न हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, शून्य सहसंबंध कहेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो आइए इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझें तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि सहसंबंध की कोटि भी होती है, मात्रा होती है, अर्थात कि एक चर में बदलाव करने पर दूसरे चर में कितनी मात्रा में बदलाव होगा, तो इसे हम कहेंगे सहसंबंध की कोटि, है ना। हो सकता है कि एक चर में बहुत ज़्यादा बदलाव करें तो दूसरे चर में बदलाव हो लेकिन थोड़ा बदलाव हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर एक चर में थोड़ा सा बदलाव करें तो दूसरे चर में बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाए, ठीक। तो ये क्या है, ये सहसंबंध की कोटि कहलाती है, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो देखिए, ये चित्र आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें हमने पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन या नो कोरिलेशन को समझाया है। देखिए यहाँ पर आप पहले फिगर को देखिए, इस वाले फिगर को, इस फिगर में हमने दो एक्सिस बनाए हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। इसमें हमने एक्स एक्सिस पे एक चर को दिखाया है, मान लीजिए कोई चर ए है ना, और वाई एक्सिस पे कोई चर बी को हमने दिखा दिया। हमने साइंस और मैथमेटिक्स का जो है उदाहरण लिया था, तो ए को मान लेते हैं ये साइंस वाला एक्स मार्क है, प्राप्तांक है जो एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है, और मैथमेटिक्स वाले मार्क को हम दिखा रहे हैं वाई एक्स पर, ठीक है। तो हम ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे विज्ञान के प्राप्तांक बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मैथमेटिक्स के प्राप्तांक भी ऊपर की ओर, ये ग्राफ देखिए ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि और ये जो क्रॉस के चिन्ह बने हुए हैं, क्रॉस, ये उस विद्यार्थी के प्राप्तांक हैं, विद्यार्थियों के प्राप्तांक हैं, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये जो पहला यहाँ पर क्रॉस आपको दिख रहा होगा, ये सभी जो क्रॉस हैं यहाँ पे, जो भी क्रॉस के साइन बने हुए हैं, ये सब के सब एक दूसरे के बहुत निकट हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये ग्राफ एक तो ऊपर जा रहा है, अर्थात ये पॉजिटिव कोरिलेशन को दिखा रहा है, और ये जो क्रॉस बने हुए हैं ये एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, अर्थात इसमें परिवर्तन तो है लेकिन बहुत मामूली, लगभग बराबर का अंतर है इसमें बहुत कम अंतर दिख रहा है हमें, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि साइंस और मैथमेटिक्स में एक धनात्मक सहसंबंध है कि अगर कोई व्यक्ति साइंस में अच्छा नंबर पा रहा है तो अक्सर मैथमेटिक्स में भी अच्छा नंबर पाएगा, या मैथमेटिक्स में अच्छा नंबर पा रहा है तो वो साइंस में भी अच्छा नंबर पाएगा। यानी कि साइंस
और मैथमेटिक्स में एक पॉजिटिव कोरिलेशन, एक धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें, देखिए नेगेटिव जो कोरिलेशन है वो नीचे, उसका ग्राफ कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। अर्थात ऐसा कोरिलेशन जिसमें एक चर के में बदलाव करने पर दूसरे चर में नकारात्मक रूप से बदलाव हो, अर्थात एक चर को बढ़ाएं तो दूसरा चर घटे। देख रहे हैं ना, तो एक्स अक्ष पे यदि कोई एक चर को दिखाते हैं और वाई अक्ष पे किसी एक चर को दिखाते हैं, तो एक्स अक्ष वाला चर तो बढ़ रहा है लेकिन वाई अक्ष वाला चर क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक ऋणात्मक सहसंबंध हो गया, जैसे कि हमने हिंदी और गणित का उदाहरण लेके आपको समझाया था। अब यहाँ पर देखिए जीरो कोरिलेशन, ये जीरो कोरिलेशन क्या है, एक चर में बदलाव का दूसरे चर पर कोई स्पष्ट और स्थायी प्रभाव न देखने को मिले तो वो जीरो कोरिलेशन कहलाएगा। उदाहरण के लिए हमने अभी लिया था हमारा जियोग्राफी और मैथमेटिक्स का उदाहरण। देखिए यहाँ पे जो क्रॉस के पॉइंट्स हैं ये बिखरे हुए हैं, है ना, एक दूसरे के आसपास और एक निश्चित क्रम में नहीं है, बल्कि क्या है, बिखरे हुए हैं। एक कोई विद्यार्थी मैथमेटिक्स में कुछ नंबर पा रहा है और जियोग्राफी में कुछ और नंबर पा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है ये क्या बता रहे हैं, ये जो पॉइंट हैं इनमें बिखराव बहुत अधिक है, यानी कोई निश्चित सहसंबंध कोई इसमें नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि एक चर में कुछ बदलाव करेंगे तो दूसरे में किस प्रकार का बदलाव होगा, ये कोई निश्चित नहीं है। तो ऐसे सहसंबंध को हम शून्य सहसंबंध कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे समझते हैं कि ये जो सहसंबंध है इसकी कोटि क्या होगी। कोटि का मतलब हो सकता है कि कोई एक चर जो है उसमें थोड़ा बदलाव करें तो दूसरे चर में बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाए, या फिर इसका विपरीत हो जाए, ठीक है। उसको भी एक चित्र के माध्यम से हम बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। आइए, ठीक है ना। तो सहसंबंध को जैसा कि मैंने बताया हम सहसंबंध गुणांक द्वारा मापते हैं। वो सहसंबंध गुणांक कई तरीके के होते हैं, आगे हम समझेंगे। एक चित्र को आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चित्र को आप देख सकते हैं, इस चित्र से आपको और बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी। इधर से हम शुरू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हमारा सहसंबंध है, सबसे पहला ऊपर से देखिए परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन, यानी कि परफेक्ट कोरिलेशन। आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्राफ बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जाता हुआ आपको दिख रहा है, और जितने भी पॉइंट हैं वो एक सीध में हैं, यानी परफेक्ट हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितनी मात्रा में एक चर में बदलाव किया जा रहा है, ठीक उतनी ही मात्रा में, उतनी ही अनुपात में दूसरे चर में भी बदलाव हो रहा है। तो ऐसे में हम इसको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। और जो कोरिलेशन का मान है ना, जो कोरिलेशन गुणांक है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ जो कोरिलेशन है वो, उसका मान जो है +1 से लेकर -1 के बीच होता है, ठीक है। तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी कि एक चर में जिस अनुपात में बदलाव हो रहा है बिल्कुल उतने ही अनुपात में दूसरे चर में बदलाव हो रहा है, अर्थात, और ये ग्राफ ऊपर की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, अर्थात इसका जो गुणांक का मान होगा वो क्या हो जाएगा, +1 के करीब होगा, बिल्कुल +1 के बराबर लगभग हो सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है ना, कि इसमें ये ग्राफ भी ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये डॉट दिख रहे हैं थोड़े पहले वाले ग्राफ की अपेक्षा थोड़े बिखरे हुए दिख रहे हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सहसंबंध उच्च सहसंबंध है, लेकिन अंतर थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद तीसरे ग्राफ में आप देखिए, ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक। इसमें भी ग्राफ जो है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ऊपर की ओर जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन दो चरों के बीच जो सहसंबंध का अंतर है वो थोड़ा कम है, अर्थात जो सहसंबंध गुणांक का मान आएगा इसमें थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है ना, जिसको हम वीक पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। ग्राफ ऊपर जा रहा है जो जिसको पॉजिटिवनेस को दिखाता है, लेकिन प्राप्तांकों का फैलाव बहुत ज़्यादा है, डॉट डॉट देखिए इनमें फैलाव ज़्यादा है, इसलिए ये वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए पॉइंट बिल्कुल चारों ओर पूरे ग्राफ पर फैले हुए आपको दिख रहे हैं, यानी कि इनमें कोई स्पष्ट पैटर्न हमें नहीं दिख रहा है इस ग्राफ को देखकर, यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ज़ीरो कोरिलेशन है, नो कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी तरह से हम यहाँ पर नीचे वाले ग्राफ में देखें, इधर से इस वाले ग्राफ में देखिए, ये ग्राफ हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है, यानी ये कैसा है, ये नेगेटिव कोरिलेशन को प्रेजेंट कर रहा है। चूँकि प्राप्तांकों का जो फैलाव है वो एक सीध में, एक लाइन में है, बिल्कुल फैलाव यहाँ पर नहीं है, यानी कि ये परफेक्ट कोरिलेशन है। और इसका जो कोरिलेशन फैक्टर, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा वो -1 होगा,
ठीक है। दूसरा देखिए, ये ग्राफ भी नीचे की ओर जाता हुआ दिख रहा है, अर्थात ये भी नेगेटिव कोरिलेशन को प्रेजेंट कर रहा है और प्राप्तांकों का फैलाव थोड़ा सा अधिक है पहले की अपेक्षा, ठीक है ना। इसमें फैलाव अधिक होने के कारण इसको हम स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक उसी तरीके से ये वाला ग्राफ भी देखिए नीचे की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है और इस ग्राफ में जो प्राप्तांकों का फैलाव है वो दूसरे की अपेक्षा अधिक है, इसलिए इसको हम वीक नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह फोर्थ वाले ग्राफ में देखिए, इसमें प्राप्तांक बहुत अधिक फैलाव है, जिसकी वजह से कोई स्पष्ट पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए ये कौन सा है, ये नो कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन को प्रेजेंट कर रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोरिलेशन जो होता है वह सहसंबंध की दिशा और सहसंबंध की मात्रा को भी बताता है, दोनों चीज़ों को बताता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, आशा है आपको सहसंबंध के इस प्रकार के बारे में डिटेल्ड जो है जानकारी मिली होगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। हमने अभी समझा था कि सहसंबंध जो है वो दो चरों के बीच सहसंबंध को दो चरों के बीच संबंध की मात्रा को और दिशा को बताता है। तो हम कैसे मापेंगे, सवाल ये उठता है। तो सांख्यिकी में सहसंबंध को मापने के लिए एक ऐसा अंक होता है जिसके द्वारा हम सहसंबंध की कोटि और दिशा दोनों को ही माप सकते हैं। इसकी चर्चा हमने अभी की है, जिसे हम सहसंबंध गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो सहसंबंध गुणांक क्या है? दो चरों के बीच सहसंबंध को ज्ञात करने के लिए सहसंबंध गुणांक का प्रयोग किया जाता है और यह बताता है कि एक चर के मान में परिवर्तन का दूसरे चर पर किस तरीके से या किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, है ना। सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ कितनी मात्रा में पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ आगे लाइन में आप देखने को मिल सकती है। एक सहसंबंध गुणांक वह अनुपात है जो दो चरों के बीच सहसंबंध की सीमा और प्रकृति को बताता है, ठीक है। गिलफोर्ड के अनुसार सहसंबंध गुणांक वह अकेली संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं या दो चर किस सीमा तक एक दूसरे से सहसंबंधित हैं, ठीक है, और एक के परिवर्तन का दूसरे के परिवर्तनों को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो गिलफोर्ड की ये परिभाषा। चैपलिन कहते हैं कि दो चरों के मध्य संबंध की मात्रा को संख्यात्मक सूचकांक को सहसंबंध गुणांक कहते हैं ना। यानी दो चरों के बीच जो संबंध की मात्रा है उसको जब हम अंकों में यानी संख्यात्मक सूचकांक में व्यक्त करेंगे उसे ही हम सहसंबंध गुणांक कहेंगे। बात समझ में आ गया होगा, आशा है आपको, ठीक है। तो ये सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं कि इस प्रकार दो चरों के बीच विद्यमान सहसंबंध के परिमाण और दिशा को जानने के लिए सहसंबंध गुणांक की गणना की जाती है, ठीक है। इसका मान -1 से लेकर +1 तक होता है, ठीक है। इन्हीं के बीच होगा, -1 से लेकर और +1 तक होता है ना। अगर किसी सहसंबंध गुणांक का मान 0 से कम आ रहा है अर्थात वो ऋणात्मक है, और 0 से अधिक आ रहा है और 0 से अधिक और 1 के बीच आ रहा है तो ये धनात्मक सहसंबंध को व्यक्त करेगा। जैसे कि 1 -1 है, बीच में क्या आएगा, 0 आएगा और ये आएगा +1। तो सहसंबंध गुणांक का मान जो है वो 0 से कम -1 तक और 0 से अधिक +1 तक, इन्हीं के बीच जो है इसकी सीमा रहती है। समझ में आया। अब जितना अधिक 1 के नज़दीक होगा, +1 के नज़दीक जितना अधिक मान सहसंबंध गुणांक का जाएगा हम कहेंगे वो उतना ही अधिक रूप से जो है वो सहसंबंधित है। उच्च सहसंबंध उतना ही उच्च सहसंबंध प्राप्त होता जाएगा और 0 से जितना ही कम मान होता जाएगा, -1 के नज़दीक पहुंचता जाएगा, उतना ही कमज़ोर सहसंबंध होता जाएगा, उतना ही वीक जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि इसका मान जितना अधिक धनात्मक होगा दो चरों के बीच सहसंबंध की मात्रा उतनी ही अधिक होती जाएगी। अब बात करते हैं सहसंबंध की उपयोगिता की, क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो सहसंबंध गुणांक जो है वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत आने वाला एक सांख्यिकी गुणांक है, एक मान है
तो यह दो समूहों के बीच तुलनात्मक संबंध को व्यक्त करने में अपनी भूमिका को देता है। अर्थात हम जब दो या दो से अधिक गुणों या क्षमताओं या दो चरों की संबंधों और उसके विशेषताओं का जब तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है, दो चरों कंपैरिजन करने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में हम सहसंबंध गुणांक का उपयोग करते हैं। दूसरी चीज़, परीक्षणों की विश्वसनीयता और वैधता ज्ञात करने में भी सहसंबंध गुणांक की उपयोगिता होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ही चर को मापने के लिए दो अलग अलग परीक्षण हैं, एक टेस्ट 1 है और टेस्ट 2 है। तो हम एक टेस्ट 1 को समूह पे अप्लाई करेंगे, जो प्राप्तांक आएगा उसको लिख लेंगे। इसी तरह टेस्ट 2 को उसी समूह पर अप्लाई करेंगे और जो प्राप्तांक आएगा उसको नोट कर लेंगे, और इन दोनों प्राप्तांकों के बीच हम कोरिलेशन निकालेंगे। हम देखेंगे कि इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा टेस्ट इस चर को, ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को कितने बेहतर तरीके से मापता है, कितने विश्वसनीय और वैध तरीके से माप लेता है। तो ऐसी स्थिति में हम जो सहसंबंध ज्ञात करते हैं उसे हम परीक्षण सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? परीक्षण सहसंबंध या विश्वसनीयता सहसंबंध कहते हैं। तो परीक्षणों की विश्वसनीयता और वैधता को जानने के लिए भी सहसंबंध की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे, व्यवहारों के संबंध में पूर्वानुमान का मतलब पहले से ही अंदाज़ा लगा लेना कि इस एक चीज़ में बदलाव हो रहा है तो दूसरे में किस तरीके का बदलाव होगा, इसका अंदाज़ा अगर पहले ही हमें लगाना है तो सहसंबंध गुणांक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? ठीक है, हम जैसे कि उदाहरण अभी लिए थे कि किसी व्यक्ति की बुद्धि का उसके अधिगम की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम एक चर को माप लेते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि तो बहुत अधिक है, बुद्धि लब्धि, उसकी उपलब्धि बहुत अधिक है, तो हम ये अंदाजे से कह सकते हैं कि उसके अधिगम की क्षमता भी अधिक होगी। ठीक है, तो ये पूर्वानुमान हो गया। साथ ही साथ सहसंबंध के मैट्रिक्स के निर्माण में इत्यादि में भी हम जो है सहसंबंध गुणांक के उपयोग करते हैं, है ना। आशा है आपको उपयोगिता इसकी समझ में आई होगी। अब आवश्यकता है कि हम ये जान लें कि सहसंबंध गुणांक कितने टाइप के होते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए इनको देख लेते हैं। सहसंबंध गुणांक के प्रकार। तो सहसंबंध गुणांक के प्रकार कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 4 प्रकार के सहसंबंध गुणांक हमारे हैं। इसके अलावा भी अन्य प्रकार के होते हैं, लेकिन ये ही हमारे सिलेबस पे भी दिए हुए हैं और यही मुख्य भी हैं। ठीक है ना, ज़्यादातर हमें इन्हीं सहसंबंध गुणांकों की आवश्यकता पड़ती है सांख्यिकीय विधियों में। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक, जिसे हम प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कहते हैं। दूसरा हमारा श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक, जिसे रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कहा जाता है। दूसरा आंशिक सहसंबंध गुणांक, जिसे पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। और चौथा जो है वो बहु सहसंबंध गुणांक, जिसे मल्टीपल कोरिलेशन कहा जाता है। तो 4 प्रकार के सहसंबंध गुणांक होते हैं। अलग अलग प्रकार के चरों को हम भिन्न भिन्न प्रकार के सहसंबंध गुणांकों द्वारा मापते हैं। ये जो सहसंबंध गुणांक है 4 प्रकार के, ये समतुल्य नहीं है ना। समतुल्य का मतलब एक दूसरे के बिल्कुल हूबहू बराबर नहीं है। इनके द्वारा मानों में कुछ एक ही चर के मान में अगर अलग अलग गुणनफल आघूर्ण ज्ञात करेंगे तो अलग अलग आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तुलनात्मक रूप से बराबर नहीं है। अलग अलग मापन स्तर पर मापे गए जो चर होते हैं उनके लिए हम विशेष प्रकार के एक उचित सहसंबंध गुणांक को चुनते हैं और उसी को ज्ञात करते हैं। जैसे श्रेणीक्रम सहसंबंध गुणांक है, तो ये क्रमित स्तर पर यदि कोई मापन किया गया है किसी चर का, तो हम श्रेणीक्रम सहसंबंध गुणांक को प्रेफर करते हैं कि ये जो है उसको अच्छी तरीके से बता सकता है। ठीक, तो ये 4 प्रकार के सहसंबंध गुणांक आपके सामने रहे। इन सभी को हम आगे आने वाली अलग अलग वीडियोज़ में डिटेल्ड और अंकिक उदाहरणों के साथ, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसको हल करते हुए इन सभी को हम समझेंगे। ठीक है, आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने हैं तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बार मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि आप कृपया अपने कर्तव्य का पालन करें। हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं एज अ टीचर। आप भी शिक्षक हैं और हम भी शिक्षक हैं। तो हम आपसे यही चाहेंगे कि आप यदि वीडियो को देख रहे हैं, है ना, उससे लाभ ले रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अन्य लोगों को अपने शिक्षक के कर्तव्य
का पालन करते हुए इसे शेयर भी करें, ताकि वो इन्हें इस वीडियोस का उन्हें भी लाभ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कोर कर सके अपने एग्ज़ाम में भी, और अपने नॉलेज में जो है वो वृद्धि कर सकें, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। आपसे हमें एक शिक्षक होने के नाते यही आपसे मेरी उम्मीद है, ये आशा है कि आप अपने इस कर्तव्य का पालन करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।